तो क्लासिकल डांस का अगर बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, कथकली ये भी केरल से संबंधित है, कथक ये उत्तर भारत से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए कई जगह बुक में देखने को मिलता है कि कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश भी आता है। तो अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत दोनों दे दिया जाए तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत, और अगर उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है तब आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन के अनुसार आप अपने आंसर का चयन करेंगे। उसके बाद है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, फिर ओडिसी जो उड़ीसा से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित होगा, और लास्ट है सत्रिया नृत्य जो असम से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से कई बार और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब हम सभी के बारे में थोड़ा सा अलग अलग डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर भारतनाट्यम के बारे में बात करें तो भारतनाट्यम को ही चधीर अट्टम नृत्य भी कहा जाता है। अब देखिए अगर भारतनाट्यम के जगह पर एग्जाम में चधीर अट्टम लिख दिया जाए तो जो स्टूडेंट भारतनाट्यम के बारे में जानते हैं वो भी या तो क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ना। तो भारतनाट्यम को ही चधीर अट्टम नृत्य भी कहा जाता है, और ये भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कला शैली है। ये कितना पुराना है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नृत्य का जिक्र जो है भरत मुनि का एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें किया गया है। और भारतनाट्यम डांस को महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता है। तो कई जगह यह भी लिखा हुआ है कि इस नृत्य को देवदासियों के द्वारा किया जाता है। तो देवदासी कोई अलग तरह की महिला नहीं होती है, बल्कि जो महिला इस डांस को करती है उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता है। तो वही सभी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे चधीर अट्टम भी कहा जाता है और भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कला शैली है, और इसका वर्णन भरत मुनि के पुस्तक नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिसे देवदासी कहा जाता है। और अगर कुछ नृत्यांगना का बात करें जो इस डांस को करने के लिए फेमस है तो 2-3 नाम आप याद रख सकते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती और सोनल मानसिंह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, क्योंकि इनको लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध 2 नृत्य से है, भारतनाट्यम में भी आप इनका नाम देख सकते हैं और इधर कुचिपुड़ी में भी इनका नाम देख सकते हैं। तो दोनों ही डांस को ये करती है, तो आप अपना आंसर ऑप्शन के अनुसार देंगे। और भारतनाट्यम का कुछ झलक अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से भारतनाट्यम डांस को किया जाता है। और अब हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम नृत्य भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और उन महिलाओं को भी देवदासी ही कहा जाता है। देखिए अगर देवदासी का बात आवे तो 3-4 नृत्य आपको ध्यान देना है, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। इन चारों ही नृत्य को करने वाली महिलाओं को देवदासी ही कहा जाता है। और मोहिनी अट्टम में जो मोहिनी शब्द है उसका मतलब होता है मन को मोह लेने वाला। एक ऐसी सुंदर स्त्री जो देखने वालों का मन मोह ले उसको मोहिनी कहा जाता है। और ये रूप को भगवान विष्णु ने 2 बार धारण किया था। एक बार तब धारण किया था जब गलती से किसी कारणवश भगवान शिव के द्वारा भस्मासुर को यह आशीर्वाद दे दिया गया था कि भस्मासुर जिसके भी सर पर हाथ रख देगा वो वहीं पर जल करके भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने क्या किया था कि भगवान शिव के पीछे ही दौड़ पड़ा था उन्हीं के सर पर हाथ रखने के लिए। तो विष्णु भगवान ने क्या किए कि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिए, मतलब मोहिनी रूप धारण कर लिए, और भस्मासुर के मन को मोह लिए और उनसे डांस करवा दिए। और डांस करते समय भस्मासुर का हाथ उसी के सर पर रखवा दिए, तो भस्मासुर खुद ही वहां पर जल गया था। तो वहां पर भगवान शिव का मोहिनी रूप कहा जाता है। और एक बार तब धारण किए थे जब समुद्र मंथन चल रहा था, और मंथन के दौरान जब अमृत का घड़ा निकला समुद्र से तो वो घड़ा राक्षसों के पास नहीं चला जाए, समस्त देवी देवताओं के पास बना रहे। तो वहां पर भी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और घड़ा को अपने हाथ में लिया था। तो वहां पर भी भगवान विष्णु को मोहिनी रूप कहा जाता है ना। तो यही सभी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिसे देवदासी कहा जाता है। देवदासी का उत्तराधिकार का अगर बात करें तो भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, मतलब इन चारों ही डांस को करने वाली महिलाओं को देवदासी कहा जाता है। इसके बाद है मोहिनी का अर्थ है ऐसी सुंदर महिला जो देखने वालों का मन मोह ले, और भगवान विष्णु ने 2 बार मोहिनी रूप धारण किया था, है ना। और अगर मोहिनी अट्टम डांस का कुछ नृत्य आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मोहिनी अट्टम नृत्य को किया जाता है। इसके बाद है कथकली, और कथकली भी केरल राज्य से ही संबंधित है। और कथकली जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इसमें रामायण, महाभारत और वेद पुराण आदि में जो कहानियां दिया गया है उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और अगर कुछ कलाकार का बात करें जो कथकली करते हैं तो उसमें राम गोपाल, उदय शंकर और कृष्णन कुट्टी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णन कुट्टी, क्योंकि इनको लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णन कुट्टी का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध कथकली से है। और कथकली नृत्य का कुछ अगर झलक आप देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से कथकली को किया जाता है। और इसके बाद है कथक, और कथक कहाँ से संबंधित है तो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश। और कथक का मतलब होता है कहानी,
और कथक नृत्य में राधा कृष्णा से संबंधित जो कहानियां हैं उस कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि कथक नृत्य को करने के लिए पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांधना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 से अधिक घुंघरू जब पैरों में बांध लिया जाएगा तो कितना वजन हो जाएगा और डांस करना कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कथक नृत्य में ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कथक का अर्थ होता है कहानी। इसमें राधा कृष्णा से संबंधित कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांध कर इस नृत्य को किया जाता है ना। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि कथक नृत्य से संबंधित कुछ घराने भी हैं, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। अब देखिए ये घराने किस प्रकार से इस नृत्य से संबंधित है। तो ये सभी घराने जो है वो कथक नृत्य करने वाले कलाकारों को आश्रय प्रदान करते थे। मतलब जो भी कलाकार कथक नृत्य को करते थे तो इन घरानों में शामिल कर लिया जाता था उनको। तो इस प्रकार से ये सभी घराने कथक नृत्य से संबंधित है। तो सबसे पहला है लखनऊ घराना, और लखनऊ घराने को अवध के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा बसाया गया था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे जिनको लेकर के अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो इनका संबंध लखनऊ घराने से था। और अगर नृत्य का बात करें तो इनका संबंध जो है कथक नृत्य से था, है ना। इसके बाद है अगला जयपुर घराना। तो जयपुर घराने को राजस्थान के कछवाहा राजाओं के द्वारा बसाया गया था और यहाँ भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका नाम है पंडित बिंदादीन महाराज। तो पंडित बिंदादीन महाराज का संबंध जयपुर घराना से है और कथक नृत्य से है ना। उसी प्रकार से है बनारस घराना। बनारस घराने को जानकी प्रसाद के द्वारा बसाया गया और पंडित लक्षू महाराज इस घराने से संबंधित थे। फिर है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराने को छत्तीसगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के द्वारा बसाया गया, है ना। और इसमें पंडित फिरतू महाराज, पंडित कार्तिक राम और कल्याण दास, ये सभी व्यक्ति का संबंध कहाँ से है, तो रायगढ़ घराना से है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है याद रखना है, पंडित बिंदादीन महाराज, फिर आपका है लक्षू महाराज, है ना, ये तीनों याद रखना है। और यहाँ से पंडित फिरतू महाराज को कम से कम याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक नाम आपको सभी में कम से कम याद रखना है ना। और अगर कथक नृत्य का कुछ झलक देखना चाहें तो आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से इस नृत्य को किया जाता है। और इसके बाद है कुचिपुड़ी, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। और कुचिपुड़ी नृत्य का जो नाम है वो एक गांव के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा जिला, और उस जिला में एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। उस गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है क्योंकि उस गांव के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, उस ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा इस डांस को किया जाता था। हालांकि बाद में पूरे आंध्र प्रदेश में किया जाने लगा और फिर महिलाओं के द्वारा भी किया जाने लगा। तो वही सभी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के गांव कुचिपुड़ी के नाम पर है और इसे ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता था, फिर महिला भी करने लगी। और अगर कुछ कलाकार का बात करें जो कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, जिसको आप यहाँ पर भी देखें भारतनाट्यम में, फिर चिंता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर बेमापति चिन्ना और सीतारमैया, ये सभी व्यक्ति फेमस है कुचिपुड़ी डांस को करने के लिए, है ना। और कुचिपुड़ी डांस का कुछ अभिनय अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से कुचिपुड़ी डांस को किया जाता है। और इसके बाद है ओडिसी नृत्य, जिसका संबंध उड़ीसा से है। और ये जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य है। मतलब इसका वर्णन जो है शिलालेखों पर भी मिला है, जैसे ब्रह्मेश्वर मंदिर का शिलालेख, कोणार्क मंदिर के पास जो शिलालेख मिला है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है और अभी भी इस नृत्य को किया जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना यह जीवित नृत्य है ना। और इसमें कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में, है ना। तो वही सभी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य है और इसका वर्णन शिलालेखों में भी मिला है, जैसे ब्रह्मेश्वर मंदिर का शिलालेख, कोणार्क मंदिर का शिलालेख। और इस नृत्य में कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया जाता है। और कुछ प्रमुख कलाकार का बात करें तो संयुक्ता पाणिग्रही, इंद्रानी रहमान और कालीचरण पटनायक। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से संयुक्ता पाणिग्रही, इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका संबंध किस नृत्य से है, तो इसका संबंध किससे है, ओडिसी से है। और अगर ओडिसी नृत्य का कुछ झलक आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर यह है ओडिसी नृत्य, है ना। इसके बाद है मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर से संबंधित है और मणिपुर में एक जनजाति है जिसका नाम है मेतई जनजाति, और उन जनजातियों के द्वारा इस डांस को किया जाता है। तो यहाँ तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मेतई जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो ये मणिपुर से संबंधित है और इसी जनजाति के द्वारा मणिपुरी डांस को किया जाता है। और इसमें भी राधा कृष्णा से ही संबंधित अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है। तो वही सभी यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। इस नृत्य को मणिपुर के मेतई जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें भी राधा कृष्णा से संबंधित अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है। और मणिपुरी डांस का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद आदि में भी किया गया है। और मणिपुरी डांस का कुछ नृत्य अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मणिपुरी डांस,
है ना। और इसके बाद लास्ट है सत्रिया नृत्य, जिसका संबंध असम से है और यह सबसे नवीनतम क्लासिकल नृत्य है। इसको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्लासिकल डांस में शामिल किया गया था। पहले यह फोक डांस में था, मतलब लोक नृत्य में था। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसको क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। भारत में एक संस्था है जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी, वही किसी भी नृत्य को क्लासिकल डांस में शामिल कर सकता है और बाहर कर सकता है। तो उसी के द्वारा 15 नवंबर 2000 को इसको क्लासिकल डांस में शामिल किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है यह सबसे नवीनतम नृत्य है जिसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। और इसमें भगवान कृष्णा से संबंधित जीवन पर आधारित कथा को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लासिकल डांस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको याद हो गए होंगे, और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़